हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है हिरोशिमा दिवस। ये जो हिरोशिमा दिवस है इसका जो संबंध है ये विश्व युद्ध की घटना से है। आप लोगों ने अपने जीवन में दो विश्व युद्धों के बारे में तो सुना होगा, विश्व युद्ध एक और विश्व युद्ध दो, जिसमें दुनिया दो भागों में बंटकर अपने अपनी विचारधारा को प्रभावित या फिर यहां पर प्रभावशाली स्थापित करने में लगी हुई थी। यहीं पर आप देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहर आपको सुनने में आएंगे और ये घटना इन्हीं दोनों शहरों से संबंधित है। जब अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग करके इन दोनों शहरों को तबाह किया, तो आज हम जानेंगे ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ था जिससे अमेरिका को इन दोनों शहरों के ऊपर ये दोनों बम गिराने की जरूरत पड़ी। जापान की क्या ऐसी गलती थी जो इसे इतने गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। पर्ल हार्बर की घटना क्या है जो कहा जाता है इन परमाणु बम को गिराने के लिए उत्तरदायी थी। इन सभी पहलुओं को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आवश्यक है कि हम उस स्थान को देख लें जहां की हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी को देख लेते हैं। तो जब हम आप इस मैप पर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। यहां पर आपको दो कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। एक है आपका एशिया जिसमें हमारा प्यारा देश भारत है, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका जहां पर आपका अमेरिका स्थित है। अब यहां पर देखिए ये पूरा क्षेत्र पैसिफिक ओशन का है और जापान जो आपको देखने को मिलेगा यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एशिया के पूर्व में आपको जापान देखने को मिल जाएगा, एशिया का ही भाग है। अब इसी चीज को हमने क्या किया है, जूम कर दिया है। इस मैप को जूम करके हमने यहां पर ले लिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के नीचे जापान है, ठीक है यहां पर हमने जूम करके उसको यहां पर ले लिया है। अब देखो यहां पर ये आपको जो जापान है चार द्वीपों का भाग देखने को मिलेगा। चार द्वीपों को मिलकर हमने यहां पर बनाया है। किसे? यहां पर बनाया है जापान। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हिरोशिमा जो है ये जापान के सबसे बड़े द्वीप पर स्थित है और नागासाकी इसके नीचे स्थित है। इन्हीं दोनों शहरों के ऊपर 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए जाते हैं। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। ये दोनों घटना इतनी विध्वंसकारी थी कि आज के समय कोई भी व्यक्ति इन्हें दोहराने का प्रयास भी नहीं करेगा जब तक एक्सट्रीम कंडीशन उत्पन्न ना हो जाए। तो लोकेशन हमने देख ली। अब हम आते हैं अपने इस मुद्दे पर कि ऐसे क्या यहां पर परिस्थितियां निर्मित हुई थी जिससे यहां पर ये दोनों बमों को गिराया गया। तो आप लोगों ने अपने जीवन में दो विश्व युद्धों के बारे में सुना होगा, विश्व युद्ध एक और विश्व युद्ध दो, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में जापान की कुछ ऐसी गलतियां थी जिसके कारण उसे इतना खामियाजा भुगतना पड़ा कि जापान के इन दो शहरों में, चाहे हिरोशिमा हो चाहे नागासाकी हो, आज भी जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे कोई ना कोई गंभीर बीमारी होती है या फिर वह अपाहिज पैदा होता है। किसी ना किसी पार्ट का उसका काम, शरीर का पार्ट काम नहीं करता। ये आज भी आपको इतना रेडिएशन यहां पर हुआ था जो हमें देखने को मिलता है। अब हम आते हैं हिरोशिमा पर। हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी 9 अगस्त को। अब यहां पर समय है आपका, देखिए ठीक है, ये तो आपको पता पड़ेगा कब मनाया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे मनाए जाने का कारण क्या, क्यों हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। तो ये देखिए अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया गया। ठीक, अब घटनाक्रम क्या था तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए इस पूरे घटनाक्रम के लिए उत्तरदायी माना जाता है आपके पर्ल हार्बर के घटनाक्रम को, जो हम आगे समझने वाले हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने अपना सबसे पहला परमाणु बम, दुनिया में सबसे पहला प्रयोग था, ठीक, इसे गिराया था। इसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा इसका नाम रखा गया था इस बम का। और लिटिल बॉय इतना खतरनाक था कि इसने 70 से 80 हजार लोगों को तत्काल मार दिया और आने वाले समय में लाखों लोग दशकों तक इससे प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे हिरोशिमा में लगभग 70 से 80 हजार लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी।
अब यहां पर आप देखेंगे रेडिएशन इतना उत्सर्जित हुआ कि 8 दशक बाद भी यहां पर लोग अपंग पैदा हो रहे हैं या उनमें कोई गंभीर बीमारी हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे कि हिरोशिमा हमले के 3 दिन बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया जाता है जापान के ऊपर, जिसे हम नागासाकी कहते हैं। नागासाकी शहर के ऊपर दूसरा बम गिराया गया। इसमें भी कई हजार लोगों की मृत्यु हुई। आज भी नागासाकी में भी कई लोग गंभीर बीमारी के साथ में और अपंग पैदा होते हैं। इनका रेडिएशन आज भी देखने को मिलता है। अब ये मानव इतिहास की पहली और अंतिम ऐसी घटना है जब परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं किया गया है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई घटना न घटित हो जिससे ये हमें घटना देखने को मिले। अब देखो, अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका तक अगर हम पहुंचे, पर्ल हार्बर तक पहुंचे और हम इस घटना की बात करें, उससे जानना पड़ेगा आपको विश्व युद्ध हुआ क्यों था। ठीक, देखिए समय समय पर हमारे देश में कई तानाशाह पैदा होते रहे। यही एक कारण था जिसने विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ जब जर्मनी, जिसका नेतृत्व हिटलर कर रहा था, उसकी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ ही कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम तानाशाह कहते हैं, जो अलग अलग देशों में स्थापित थे। जैसे कि बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर थे, पुर्तगाल में एंटोनियो सालाजार थे, इटली में बेनेटो मुसोलिनी थे, जापान में हिकेदी तोजो थे, उसी प्रकार से अर्जेंटीना में जुआन पेरोन थे और स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको थे। इन सभी को एक प्रकार से तानाशाह माना जाता था और इन्हीं तानाशाहों का परिणाम था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध हमें देखने को मिलता है। इन सभी तानाशाहों ने मिलकर धुरी राष्ट्रों का निर्माण किया, धुरी राष्ट्रों का गठन किया, जो एक विचारधारा को मानने वाले लोग थे। और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए मित्र राष्ट्र साथ में आते हैं, जिसमें आपका अमेरिका था, सोवियत संघ था जिसे हम वर्तमान में रूस और उसके सहयोगी देश कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन था और फ्रांस थे। ये चारों एक तरफ थे, ये बाकी के देश एक तरफ थे और छोटे भैया भी थे जो अलग अलग थे, जिनका नाम यहां पर नहीं लिया गया। अब यहां पर एक तो थे ध्रुवी राष्ट्र के आपके निरंकुश शासक और एक थे आपके मित्र राष्ट्र के उदारवादी और प्रगतिशील शासक। इन दोनों के बीच में ये युद्ध यहां पर होता है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे होना पड़ा जब उसके जहाजों के ऊपर आक्रमण किया गया। उसी प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी तक ठीक ठाक चल रही थी, थोड़े बहुत रिसेशन आए थे लेकिन सही चल रहा था प्रोग्राम उनका। और वो लोग पहले विश्व युद्ध में देख चुके थे कि अन्य राष्ट्रों की चाहे विजेता हो चाहे पराजित हो क्या हालत हुई है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका को जबरदस्ती युद्ध में लाने का श्रेय दिया जाता है जापान को। क्यों दिया जाता है? इसीलिए यहां पर एक घटना महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं पर्ल हार्बर हादसा, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, अब पर्ल हार्बर हादसा तो हुआ, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तब भी अमेरिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि जो धुरी राष्ट्र थे इनमें से दो बड़े राष्ट्रों ने, एक तो आपका इटली 1943 में समर्पण कर देगा, दूसरा जर्मनी 1945 में समर्पण कर देगा। जब इन दो राष्ट्रों ने समर्पण कर दिया था तो अमेरिका ने क्यों जापान के ऊपर परमाणु हथियार से हमला किया था? अब इसमें आप लोग पूरी गलती अमेरिका की मानेंगे जब तक आपको पर्ल हार्बर की घटना के बारे में जानकारी ना हो। कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम पटके, उसका मुख्य कारण था आपका पर्ल हार्बर की घटना। पर्ल हार्बर एक नेवल बेस है जहां पर अमेरिका अपनी नौसेना को रखता था। एक बड़ा और सबसे बड़ा नेवल बेस माना जाता था अमेरिका का। और इस समय अमेरिका की नौसैनिक ताकत जो थी दुनिया में सबसे बड़ी थी, वर्तमान में भी है। और कहा जाता है जिसकी सबसे ताकतवर नौसेना होगी वही समुद्र के ऊपर राज्य करेगा। ब्रिटेन जब भारत को उपनिवेश बनाया था तब ब्रिटेन की सबसे बड़ी नौसेना थी, फिर अमेरिका की हो गई थी। अब जापान अमेरिका की नौसेना को खत्म करना चाहता था। दोनों के बीच प्रशांत महासागर क्षेत्र
विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे पर्ल हार्बर की अगर हम बात करते हैं, पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है ये यूएसए के हवाई द्वीप में होनोलुलु नामक एक जगह है, वहां से महज 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, एक बड़ा बंदरगाह है और यहां पर सबसे बड़ा अमेरिका का नौसेना बेस हुआ करता था और इस बेस पर सैकड़ों जहाज अमेरिका के रखे हुए थे। और जब यहां पर नौसेना का बेस था तो कई सौ सैनिक, कई हजार सैनिक यहां पर डिप्लॉय थे, यहां पर रुके हुए थे नौसेना। आम इंसान भी इस शहर के आसपास रहते थे। समय 7 दिसंबर 1941 का, 1941 का 7 दिसंबर समय था। यहां पर जापान की एयरफोर्स, जिसे जापानी इंपीरियल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, इसके 353 जहाज, छोटे मोटे नहीं होते, कई जहाज होते हैं, 353 जहाज जापान से उड़ान भरते हैं पर्ल हार्बर के लिए। और यहां पर आप देखेंगे अचानक से ओहो द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर अटैक कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं 353 जहाज एक साथ कहीं पर अगर अटैक करें तो उस स्थान का क्या होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, कुछ यही इमेज दर्शाती है कैसे यहां पर अमेरिका को बड़ी क्षति इस हमले में हुई। देखिए यहां पर ये आप देख रहे होंगे अमेरिका के लगभग कई सौ जहाज इस हमले में डिस्ट्रॉय हुए, तबाह हुए। साथ में यहां पर आप देखेंगे 2404 लोग, जिसमें सैनिक भी थे, जिसमें आम आदमी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अमेरिका को मजबूरी में पर्ल हार्बर की वजह से युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब यहां पर जब अमेरिका युद्ध में शामिल होगा तो अमेरिका भी चाहेगा कि वह एक ऐसी निशानी देकर जाए जापान को जो सदियों तक जापान याद रखे, क्योंकि एक जहाज की कीमत करोड़ों डॉलर में होती है, एक सैनिक की कीमत कई गुना होती है। तो जब इतना नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा तब अमेरिका ने सोचा क्यों ना यहां पर हम अच्छे से जापान को सबक सिखाएं। अब यहां पर आप देखेंगे जापान ने एक तो पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो अमेरिका कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा करता रहा समय आने की, क्योंकि उसकी एक बड़ी सेना खत्म हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए जापान ने क्या किया, जापान को लग रहा था कि जब मित्र राष्ट्र जीतने लगेंगे तो अमेरिका अंतिम समय में शामिल होगा, तो पहले अमेरिका की सेना को डिस्ट्रॉय किया जाए, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। इस कदम को उठाने का जापान को लगा कि उसने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा दिया है, तो अब अमेरिका शामिल नहीं होगा। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के जापान ने क्या किया, अमेरिका के जो क्षेत्र थे जिस पर अमेरिका शासन करता था, जैसे कि फिलीपींस हुआ, ब्रिटेन द्वारा अधिकृत मलाया हुआ, हांगकांग और सिंगापुर जैसे क्षेत्र जिन पर ब्रिटेन और अमेरिका शासन करते थे, इनको कब्जाना प्रारंभ कर लिया और इनके ऊपर जापान ने विजय स्थापित कर ली। अब यहां पर 1945 की शुरुआत में यूएसए और जापान के बीच में जंग प्रारंभ होती है, युद्ध प्रारंभ होता है। फरवरी 1945 में आप देखेंगे यूएसए ने, अमेरिका ने इवो जीमा नामक जापानी द्वीप पर हमला किया और अधिकार कर लिया। ठीक, और इस युद्ध में आप देखेंगे लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अमेरिका खूब यहां पर क्रोधित था कि अब हम बदला लेके रहेंगे। अप्रैल 1945 में आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने ओकिनावा द्वीप पर भी यहां पर क्या है, कब्जा कर लिया और इस दौरान दोनों पक्षों के लगभग 50,000 के आसपास सैनिक मारे गए। अमेरिका का पूरा टारगेट था कौन, पूरा टारगेट था यहां पर जापान, क्योंकि जापान उसमें एक बड़ी शक्ति हुआ करता था। इटली और जर्मनी तो पहले अपना यहां पर क्या है, यहां पर अपने आप को समर्पित कर चुके थे। अब यहां पर आप पाएंगे इन दोनों युद्धों में जापान की जो वायुसेना और नौसेना थी, इन्हें लगभग तबाह कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उसने वायुसेना को भी खत्म कर दिया, जापान की नौसेना को भी खत्म कर दिया। आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे फिर आगे जाकर यूएसए ने इस समय तक परमाणु बमों का परीक्षण भी शुरू कर दिया था और परमाणु बम बनाना प्रारंभ भी कर दिया था। और इन बमों को बनाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसे मैनहट्टन योजना के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर द्वितीय के दौरान
परमाणु बम बनाने की परियोजना का नाम ही यहां पर क्या था, मैनहट्टन परियोजना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, इस योजना के तहत जब अमेरिका परमाणु बम बना रहा था तब उस परियोजना का नाम मैनहट्टन परियोजना रखा गया और इस परियोजना में यूएसए, यूके और कनाडा शामिल थे। अब देखिए, ये जो परियोजना है आपकी मैनहट्टन परियोजना, इसके मुख्य निदेशक जो थे ये थे रॉबर्ट ओपनहाइमर और इन्हें ही परमाणु बम का जनक माना जाता है। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे 10 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको में स्थित अलामोगार्डो व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में एक मिसाइल परीक्षण क्षेत्र है यहां पर अमेरिका का, वहां पर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया, क्योंकि इस समय तक अमेरिका अपने परमाणु हथियार का परीक्षण कर चुका था। ओपनहाइमर जिन्होंने परमाणु हथियार को बनाया, इन्हें पता नहीं था कि इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे, कितना यह गंभीर हथियार बनाने जा रहे हैं। जब उन्होंने उसका प्रयोग किया तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गंभीर हथियार बना दिया है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक को यहां पर कोट किया है। किसने? जिस व्यक्ति ने परमाणु हथियारों को बनाया, ओपनहाइमर ने। उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का विनाशक भी। उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जिसकी गंभीरता उन्होंने जानी, तो ओपनहाइमर ने गीता का एक लाइन को बोला कि अब मैं मृत्यु का कारण बन गया हूं, या फिर अब मैं मृत्यु खुद बन गया हूं और संसार का विनाशक भी मैं ही बन चुका हूं। अब आप समझ सकते हैं कितने गंभीर होंगे इस चीज को लेकर। अब यहां पर आप पाएंगे यह पंक्ति उन्होंने प्लूटोनियम आधारित जो परमाणु बम था उसके परीक्षण के बाद बोली। अब यहां पर देखेंगे पोर्ट्समैन घोषणा। अब जब परमाणु बम बन गया तो पोर्ट्समैन घोषणा का समय आएगा कि हम इस बम का प्रयोग कहां करें। अमेरिका की एक आप खूबी देखना, जो भी हथियार बनाएगा अपने देश की सीमा में परीक्षण नहीं करेगा, या तो सीरिया में या अफगानिस्तान में या इराक में, ठीक जहां पर युद्ध चल रहा होगा उन्हीं क्षेत्रों में यह उनका परीक्षण करता है। अब परमाणु हथियार कितना गंभीर है, कितना नुकसान पहुंचा जा सकता है, इस चीज का पता कैसे लगाया जाए। तब अमेरिका ने यहां पर हिरोशिमा और नागासाकी को चुना, क्योंकि बदला तो लेना था पर्ल हार्बर का। इसी उद्देश्य से यहां पर आप पाएंगे इन परीक्षणों को करने की योजना बनाई गई। पोर्ट्समैन घोषणा, तो यहां पर आप देखेंगे मैनहट्टन परियोजना की सफलता ने अमेरिकी सैन्य क्षमता को सबसे अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका ने ही सबसे पहले परमाणु हथियारों को बनाया। अब यूएसए ने सहयोगियों के साथ मिलकर विचार करना शुरू किया कि इन नए हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जो इसके सहयोगी थे जैसे कि ब्रिटेन हुआ, उसके बाद देखेंगे कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, इनके साथ मिलकर योजना बनाने लगा कि इनका प्रयोग करना कैसे है। तो फिर यहां पर डिसाइड हुआ कि इनका प्रयोग हम कहां करेंगे, इनका प्रयोग हम जापान पर करेंगे। और ये तय करने वाले देश कौन कौन से थे? यूएसए, यूएसएसआर और यूके। ठीक है, इनके द्वारा ये तय किया गया। अब यहां पर आप देखेंगे 6 जुलाई को बिग 3 एलाइड फोर्सेस, इन्होंने जर्मनी के पोर्ट्समैन शहर में एक मीटिंग की, जो मीटिंग सेस्लिन होफ पैलेस में की गई थी। यहीं पर इन तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया। अब आप बोलेंगे कि यूएसएसआर कैसे तैयार हो गया जापान के ऊपर हमला करने के लिए? तो 1905 में जापान यूएसएसआर को पराजित कर चुका था, जिससे एक छोटे से देश के हाथों पराजित होने के कारण यूएसएसआर अपमान की आग में जल रहा था। यूके तो चाहता ही था कि अमेरिका समर्थन करे। आप हमेशा देखेंगे वर्तमान में यूके यूएसएसआर की, यूके अमेरिका की हर बात मानता है। ठीक है, अब देखो यहां पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श होने के बाद अमेरिकी द्वीपों के ऊपर इन परीक्षणों को करने की बात की गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर विचार विमर्श के बाद कई विकल्पों को ध्यान में रखा गया, जिसमें कहा गया कि हम इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, ज्यादा ताकत वाला बम नहीं पटकेंगे, इन सब चीजों के ऊपर बात की गई। अब ये बात विचार जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के विचारों के सामने रखा गया, तो उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा बहुत लोग मारे जाएंगे,
यहाँ पर हमें अपमानित किया जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने इस परीक्षण को करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ट्रूमैन ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था और ये जानते थे कि किन कठिन परिस्थितियों में इन्हें फ्रांस में कष्ट झेलने पड़े थे, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति बने और इन्हें पता था युद्ध में क्या स्थिति होती है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन्होंने अपने बेटे और भतीजों को खो दिया था, तो इसलिए किसी भी बड़े हथियार के प्रयोग को नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया, पर्ल हार्बर का बदला लेने की बात की गई, तब इन्होंने एक प्रकार से क्या कहा, इस चीज को इन्होंने दबाव में आकर फिर इस हथियार के प्रयोग की अनुमति दी। यहां पर आप देखेंगे ट्रूमैन के दिमाग में यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की एक बात थी, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण और आत्मसमर्पण करने की बात की गई थी। अब देखो, अब यहां पर आप देखेंगे जापान की प्रक्रिया। तो जापान की प्रक्रिया क्या है, जापान पोर्ट्समैन घोषणा पत्र के प्रति उदासीन बना रहा, जापान ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। अब क्योंकि जापान को जो करना था कर चुका, अब अमेरिका का नंबर था, जापान को देखना था। जापान जानता था कि उससे गलती तो हुई है, पर्ल हार्बर में गलती तो हुई है, लेकिन यहां पर उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ेगा ये नहीं सोचा था उसने। तो यहां पर आप देखेंगे तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा की कि 3 अगस्त 1945 के बाद आप किसी भी समय परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। अब तारीख डिसाइड की गई 6 अगस्त और 9 अगस्त, वर्ष था 1945। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे 6 अगस्त के समय लिटिल मैन नामक यहां पर एक सबसे छोटा जो बम था, इसको लेके जाया गया। छोटा आदमी, ठीक, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय नाम। यहां पर आप देखेंगे 4400 केजी इसका वजन था, लिटिल बॉय का, लिटिल मैन नहीं, लिटिल बॉय है, ठीक है, 4400 केजी वजन था। यूरेनियम 235 यानी कि U-235 का प्रयोग किया गया था इसके अंतर्गत। विस्फोटक के रूप में 1500 केजी TNT को भरा गया था बम में, और यहां पर आप देखेंगे 64 केजी U-235 इसमें भरा गया। देख रहे कितना घातक रहेगा होगा TNT 1500 केजी और यूरेनियम 235 कितना था यहां पर 64 केजी। क्लियर। इनोवा गे नामक विमान, एक विमान था इनोवा गे नामक विमान, उस विमान के पायलट थे पॉल ट्विटस। इनके द्वारा यहां पर इस प्रकार का बम था जो जापान के ऊपर गिराया गया, जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को गिराया। अब विस्फोट जैसे ही होता है हिरोशिमा के ऊपर 5 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान क्रिएट होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो इस बार जो दिल्ली का टेम्परेचर था 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा था। लोगों के बीच हाहाकार मच गया, ऐसा लग रहा था कि हर जगह आग जल रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं 5 लाख सेल्सियस, जिसमें कठोर से कठोर धातु पिघल जाए, हड्डियों की तो बात छोड़ दीजिए, इतना टेम्परेचर, और साथ में इतना रेडिएशन जो 8 दशक बाद भी मौजूद है इन शहरों में। आज भी यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा लोग अपाहिज अपंग पैदा होते हैं या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने को मिलती है। इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त को गिराया गया लिटिल बॉय, 9 अगस्त को गिराया गया फैट मैन यानी कि मोटा आदमी। इस प्रकार का ये बम था। इसमें आप देखेंगे मार्क 3 नाम से भी इसे जाना जाता है और ये प्लूटोनियम आधारित बम था। इसका जो वजन था 4700 केजी था और 2100 केजी TNT से इस विस्फोटक क्षमता से इसे लैस किया गया और बोइंग B-29 सुपर हॉर्नेट नामक विमान से इसे गिराया गया, जिसको चलाने वाले पायलट थे मेजर चार्ल्स स्वीनी। इन्होंने नागासाकी पर इस बम को गिराया। अब ये जो दोनों पायलट थे, जब ये बम को गिरा के आए, इनसे पूछा गया कि आपने बम को गिराया तो कैसा लगा, तो इन्होंने बोला कि जब हम जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर पता नहीं कितना भार लटका हुआ है, और जैसे ही हमने बम को गिराया
एक झटके में हमारा प्लेन एकदम हल्का हो गया, और जब हम कई किलोमीटर आगे निकल गए तब जाके ये बम फटता है। लेकिन ये बम इतना विध्वंसकारी था, इसके फटते ही हमारे प्लेन को एक झटका लगता है और हम बिना किसी ईंधन के भी काफी आगे पहुंच सकते थे। इतना विध्वंसकारी ये हमला था। अब इसमें कई लाख लोगों की मृत्यु होती है। अब यहां पर बात आती है हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की। तो हाइड्रोजन बम जो होते हैं आपकी नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं, जो अनियंत्रित होती है। ठीक है, इसमें जो आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, इसमें होता क्या है, इसमें दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। जब दो हल्के परमाणु मिलेंगे तो एक भारी परमाणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये है नाभिकीय संलयन की। इसमें क्या होता है, इसमें भारी ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक, और परमाणु बम की बात करते हैं तो ये अनियंत्रित परमाणु विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जबकि आपका जो परमाणु बम है ये किस पर आधारित है, ये आपका विखंडन की प्रतिक्रिया पर आधारित है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, किसमें, परमाणु बम में, जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता जाता है, जिसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। होता क्या है, एक न्यूट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन आगे कई अन्य भागों में विभाजित हो जाएगा, जिससे कई गुना ऊर्जा विमुक्त होगी। क्लियर। अब देखो, सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन को ही माना जाता है, जो हम हाइड्रोजन बम में, जो हम हाइड्रोजन बम में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही सूर्य की ऊर्जा का एक प्रकार से स्रोत है। अब परमाणु बम का प्रयोग हो गया, लोगों ने उसके विध्वंसता को भी देख लिया, कितना विनाश हो सकता है कि आने वाले कई सौ वर्षों तक इसका रेडिएशन बना रहेगा। अब इस पर बात आती है कि क्या भविष्य में परमाणु बम का दोबारा प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो देश थे ये भी इस चीज को तैयार नहीं हुए कि दोबारा से परमाणु बम का प्रयोग किया जाए। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो वर्तमान में दुनिया में 13,400 परमाणु बम उपस्थित है, जो अलग अलग देशों के पास अलग अलग मात्रा में है। अब यहां पर आप देखेंगे अलग अलग देशों द्वारा अब तक 2000 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। ठीक है, इतने परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। अब यहां पर आप देखिए, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए यूएन महासभा द्वारा 1946 में एक आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य था विश्व स्तर से परमाणु बमों का निरस्त्रीकरण। हमने परमाणु बम को विध्वंसता को देखा, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, 1946 में एक आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ही था कि हम दुनिया को परमाणु बम रहित बनाए। इसलिए यहां पर आप देखेंगे परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहा जाता है, और सीटीबीटी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इन दोनों को लागू किया गया, जिसे 1960 में अपनाया गया था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सका, और टीपीएनडब्ल्यू परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि निरस्त्रीकरण के लिए अहम संधि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर सीटीबीटी जो एक संधि है, ये वर्तमान में हवा, पानी और जमीन, यानी कि अंतरिक्ष, पानी और जमीन, इन तीनों क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण के ऊपर रोक लगाती है कि आप ना तो जमीन के ऊपर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना ही अंतरिक्ष में कर सकते हैं, ना ही जल में कर सकते हैं, ना ही वायु में कर सकते हैं। मतलब कहीं पर भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। अब अगर कोई परमाणु परीक्षण करना चाहे तो कैसे करेगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी जमाने एडवांस हो गई है, अब परमाणु परीक्षण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन न हवा में, न आसमान में, ना कहां पर, ना जल में, कहीं पर भी नहीं कर सकते। अब यहां पर बात करते हैं भारत का रुख क्या है परमाणु हथियारों के मामले में। तो यहां पर आप देखेंगे भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दो पड़ोसी देशों से परमाणु हथियारों से घिरा हुआ है। उसके बाद भी भारत शांति की पहल करता है और परमाणु रहित दुनिया होने की बात करता है, परमाणु बम होने की न होने की बात करता है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है
जिसका मानना है कि परमाणु मुक्त संसार से देशों की सुरक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी कि परमाणु बम नहीं होने चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे एनटीपी। एनटीपी के द्वारा 1968 में हस्ताक्षरित एवं 1970 में लागू किया गया। एनटीपी के अनुसार यहां पर कहा गया कि जिन देशों ने 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है वही परमाणु संपन्न है। इस प्रकार से दुनिया में 5 देश परमाणु संपन्न माने जाते हैं। ठीक है, यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस और रूस, इन देशों ने 1964-68 से पहले अपने परमाणु हथियार परीक्षण कर लिए थे। अब यहां पर आप देखेंगे भारत अगर एनटी पर साइन करता है तो वह भारत को गैर परमाणु हथियार वाले देश में मान्यता देगा, जो भारत के लिए अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता का यहां पर क्या है, यहां पर खिलाफ। अब देखो एनटीपी कहती है कि जिन देशों ने एक समय से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया वो परमाणु संपन्न है, उसके बाद जो परमाणु परीक्षण करेंगे वो परमाणु संपन्न देश नहीं माने जाएंगे। इसी आधार पर भारत यहां सिग्नेचर नहीं करता। भारत कहता है यह हमारी अखंडता के प्रति एक धोखा है। अब यहां पर आप देखेंगे शिप्री की रिपोर्ट। शिप्री एक संस्था है जो हमारे देश में क्या करती है, तो दुनिया में हथियारों की रैंकिंग देती है, किस देश का कितने हथियार हैं, किस देश के पास पहली रैंकिंग में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किए, कौन देश कितना पैसा हथियारों के ऊपर खर्च करता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री का नाम है, दुनिया भर में परमाणु हथियार के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है। और यहां पर आप देखेंगे सिप्री के अनुसार सभी 9 परमाणु संपन्न देशों के पास यहां पर क्या है, यहां पर परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया गया है। मतलब 9 देश परमाणु संपन्न, सभी अपने हथियारों को आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे एनटीपी के 5 देशों के अलावा भारत, एनटीपी के 5 देश कौन कौन से जो मैंने आपको बताए थे जिन्होंने एक समय सीमा से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, कौन कौन से थे आपके, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रूस, चीन और फ्रांस। इनके अलावा 4 देश और हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। ईरान भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है इजराइल और अमेरिका साथ, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता ईरान परमाणु हथियार बना पाए। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी होंगी। ठीक है, ये सिप्री की रिपोर्ट थी जिसने हमने यहां पर चर्चा की। अब देखो जनवरी 2024 तक दुनिया भर में 12,121 हथियार थे, जिसका 90% केवल और केवल अमेरिका और रूस के पास है। अगर हम बात करें परमाणु हथियारों की तो कुल परमाणु हथियारों का जो कितने हैं 12,121, ये ऑफिशियल डाटा है, उससे पहले और भी है जो मैंने बताए थे आपको। इसका 90% केवल और केवल अमेरिका और रूस के पास मौजूद है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पर आप देखेंगे रूस और रूस के अलावा ऐतिहासिक रूप से पहली बार चीन ने माना है कि उसके पास 2100 परमाणु वॉरहेड है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं परमाणु हथियारों की तो रूस के पास है 5,900 और अमेरिका के पास है 5,500। क्लियर, इतने यहां पर आप देखेंगे हथियार है। तीसरे नंबर पर रूस है जिसके साथ 500 हथियार है। अब यहां पर आप देखेंगे चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाने में लगा हुआ है। इजराइल प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है। और भारत के पास पाकिस्तान के 170 परमाणु हथियारों से ज्यादा 172 परमाणु हथियार है। हमारे पास 172 परमाणु हथियार है। ठीक है, ये पूरा डाटा था जिसमें हमने परमाणु हथियार की बात की, हिरोशिमा नागासाकी की बात की। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। इसे यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।